हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं तरंग प्रकाशी की। ये नया अध्याय शुरू करें। तरंग का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने नियम दिए थे। तो अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने क्या कहा तरंग के पीछे, उसका निष्कर्ष समझते हैं। तो बिना टाइम खराब किए हुए चैप्टर की यात्रा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था यह तरंग प्रकाशी की निष्कर्ष। तो फर्स्ट दिया था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। दूसरा दिया था हाइजेन का तरंग सिद्धांत। तीसरा था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। चौथा है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत। ये कुछ वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय रखी थी किसके बारे में? तरंग प्रकाशी के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट है न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। तो सर आइजैक न्यूटन ने यह कहा कि प्रकाश सब उच्च वेग से गतिशील कणों के रूप में होता है। कणिका मतलब कणों के रूप में गतिशील होते हैं, उसे कणिकावाद सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि यह संगन माध्यम और विरल माध्यम, संगन माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ये इन्होंने नियम दिया था न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत। और न्यूटन ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार के जो कणों का जो वेग है वो अलग अलग प्रकार के कण या अलग अलग प्रकार के रंग पे आधारित होता है। इसी घटना से वो क्या है, तरंग प्रकाशी का रूप निर्भर करता है। ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया। उसके जस्ट इनकी थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी। उसके पीछे एक वैज्ञानिक आए थे, हाइजेन का तरंग सिद्धांत। हाइजेन तरंग ने कहा कि प्रकाश की जो तरंग है वो क्या है, तरंग प्रकाश के रूप में गति है और ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। हाइजेन ने क्या कहा बच्चों? ये कहा कि ये अनुदैर्ध्य तरंग की होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। हाइजेन ने एक तो ये नियम दिया था कि ये तरंग के रूप में संचरित होती है, दूसरा ये अनुदैर्ध्य प्रकृति के रूप में होती है। बट प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने यह कहा कि ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। उसके बाद जस्ट मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है। मैक्सवेल ने यह कहा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वो एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, इनमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की तरंग का जो निर्माण हुआ वो विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में निर्माण हुआ, ये मैक्सवेल ने कहा। इससे कई नियम की व्याख्या नहीं हो पाई। एक तो क्वांटम सिद्धांत, प्लांक नियतांक में प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन का प्रभाव, इनकी व्याख्या नहीं कर सका मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने यह जरूर कहा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गतिशील होते हैं और इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बट मैक्सवेल ने यह नहीं समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन का प्रभाव, विवर्तन का प्रभाव, ध्रुवण का प्रभाव। उसके बाद में प्लांक आया था। प्लांक ने कहा कि प्रकाश वो छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में चलते या छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में उत्सर्जित होते हैं, इसी के माध्यम से तरंग का निर्माण होता है। यह प्लांक की थ्योरी थी। और प्लांक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम सिद्धांत को तो समझा दिए, पर विवर्तन
ध्रुवण को नहीं समझा पाया। उसके बाद में ब्रोगली आया था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत ने कहा कि जो तरंग है प्रकाश वो द्वैत प्रकृति की होती है, ध्रुव की तरह प्रकृति की होती है, उसी को बोलते हैं द्वैत प्रकृति या तरंग प्रकृति की। और जो ये गतिशील जब कोई कण गतिशील करता है तब वो तरंग का निर्माण करता है, ये ब्रोगली ने बताया था समीकरण। इन्होंने वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय रखी, उस राय के आधार पर एक तरंग की परिभाषित की है। वो परिभाषित करने के पीछे इनका अलग अलग अपना योगदान था और किसी का निष्कर्ष सही था, किसी का निष्कर्ष गलत था। गलत होने के बाद अगला वैज्ञानिक उसकी स्पष्टीकरण दी और उसका क्या है आंसर निकाल के आपके सामने लिखा है। तो मोस्टली मैं एक बार थोड़ा सा बेसिकली रिवीजन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तरंग प्रकाशी के निष्कर्ष के पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिकों की योगदान थी। तो सबसे पहला वैज्ञानिक आया था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश अब उच्च वेग से गतिशील कणों के रूप में चलता है जिसको कणिकाएं कहते हैं, और ये कणिकाएं के पीछे इनके विभिन्न प्रकार के कण के आकार और रंग पर निर्भर करता है। और इनकी जो चाल है वो संघन माध्यम से तो अधिकतम होती है, विरल माध्यम में कम चाल से प्रवेश करती है तरंग। दूसरा था हाइजेन का तरंग सिद्धांत। हाइजेन ने यह वैज्ञानिक ने यह कहा कि ये प्रकाश है ये तरंग के रूप में संचरित होती है और ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। बट प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो तरंग है ये अनुदैर्ध्य नहीं प्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये व्याख्या नहीं समझा पाई हाइजेन ने। हाइजेन के बाद मैक्सवेल आए थे। मैक्सवेल के जो समीकरण आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी होगी विस्थापन धारा, उसमें करा है कि मैक्सवेल की जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस तरह से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए आप, ये और ये और ये और ये। अगर ये तरंग ई है तो ये तरंग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक दूसरे के लंबवत हैं और इनमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम में प्रवेश कर सकते। ये क्या करा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम का प्रभाव, विवर्तन का प्रभाव को नहीं समझा पाया। बाद में प्लांक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि प्रकाश और ऊर्जा पैकेट्स के रूप में संचरित होता है। ऊर्जा पैकेट्स के रूप में प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव को तो समझा पाए, परंतु विवर्तन व ध्रुवण के प्रभाव को समझाने में असफल रहा। उसके बाद में आ गया डी ब्रोगली की तरंग सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जी डी ब्रोगली है जो प्रकाश गतिशील करता है तो द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत का माने दो, एक तो कण के रूप में होता है, द्वैत प्रकृति के रूप में होता है, एक तो होता है कण के रूप में, एक होता है तरंग के रूप में। कण के रूप में प्रकाश उत्सर्जन करता है, एक ध्रुव कण जब कोई कण गतिशील करता है तो तरंग का निर्माण करता है, वो कहते हैं डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत। अब परिभाषा देखते हैं तरंगाग्रह कि तरंगाग्रह की परिभाषा क्या है, इनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपने बच्चों समझ में आ गया होगा बेसिकली जानकारी, क्योंकि आपको बेसिक जानकारी हुए बिना चैप्टर के बारे में नहीं जान पाओगे। तो ये वैज्ञानिकों की कुछ बेसिक जानकारी थी, आता नहीं है कंपटीशन, बट थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं तरंग की परिभाषा। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपके सामने टॉपिक नजर आ रहा है तरंगाग्रह। तरंगाग्रह के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम है ना तरंग। तरंगाग्रह प्रकाश स्रोत के चारों ओर का माध्यम, कणों का वह बिंदु पथ जो समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्रह कहते हैं। कहने का मतलब, एक आपने सोर्स ले लिया, इस सोर्स से ऐसे ही इससे यहां से प्रकाश समान दिशाओं में, चारों दिशाओं में कंपन कर रहे हैं, चारों दिशाओं में प्रकाश और समान रूप से विभाजित हो रही। ये प्रकाश समान कला में उत्सर्जित हो रहे, तो आपकी परिभाषा बनेगी प्रकाश स्रोत के चारों ओर का माध्यम। प्रकाश का जो स्रोत है एस, ये इनके चारों ओर का माध्यम है। वह बिंदु पथ एस जो समान कला में कंपन करते हैं, ये कलाएं अलग अलग, उसको बोलते हैं तरंगाग्रह। और ये प्रकाश के स्रोत की प्रकृति पे निर्भर करता है कि प्रकाश स्रोत हो किस तरह का है, किस दिशा से आ रहा है, क्या इसकी कला कोण है, कितना इसका मान है, वो निर्भर करता है इसकी प्रकृति पर। तो आपने समझ गया होगा। नहीं तो आम भाषा में समझें, जैसे बल्ब है, बल्ब जैसे जलता है तो उसके प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है,
वो एक तरंग का रूप समझ सकते हो। तो उसका मतलब वह है कि वह बिंदु पथ जिसका प्रकाश स्रोत के चारों दिशाओं के चारों ओर समान दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को तरंग कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यह तो आपकी परिभाषा। अब बच्चों देखते हैं तरंगाग्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तरंगाग्र के प्रकार, एक तो होता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र क्या होता है बच्चों, देखो ये गोलाकार तरंग होती है और ये स्रोत S है, इसमें यह तरंग और यह तरंग, यह तरंग, यह तरंग, यह तरंग, इस तरह से चारों समान दिशाओं में गोलाकार आकृति के रूप में तरंग निकलती। ठीक है, तो गोलीय तरंगाग्र में तरंग बिंदु के रूप में स्थित हो या गोलाकार आकृति में हो, स्थित हो, उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, एक आपका दूसरा पार्ट आ जाता है बेलनाकार तरंगाग्र। तो इसका मतलब हो गया कि एक बेलनाकार है, ये कला है, तरंग का आकार बेलनाकार होता है। एक होती है आपकी समतल तरंगाग्र, इस तरह से ये तरंग है। इन तरंगों का जो आकृति है, इसकी बिंदु व गोलाकार आकृति है, वो अनंत पे बनती है, याद रखना। तो सबसे पहले आप परिभाषा समझना, तरंगाग्र किसे कहते हैं, तब आपको लिखना है प्रकाश स्रोत के चारों ओर का माध्यम के कणों का वह बिंदु पथ जो समान कला में कंपन करते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र प्रकाश स्रोत की प्रकृति पर निर्भर करता है। तरंगाग्र के प्रकार होते हैं, एक तो होता है गोलीय, तो या तो ये बिंदु के रूप में या गोलाकार आकृति के रूप में जो तरंग हो उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जो बेलन के आकार में स्थित हो, बेलनाकार हो, सिलेंडर की आकृति में, उसको बोलते हो बेलनाकार तरंगाग्र। और ये एक दूसरे के लंबवत पट्टिका है, इनमें से जब कोई तरंग गुजरती है और ये तरंग का जो मान है वो बिंदु या बेलनाकार हो सकती है, बट इनका जो मान है वो अनंत पे स्थित होती है। अनंत आकार की तरंगें होती हैं जो यहाँ से चलकर यहाँ तक जा रही हैं, इस तरंगों को बोलते हैं समतल तरंगाग्र। ये समतल प्लेट होगी। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये आपका तरंग से संबंधित टॉपिक्स हो गए। अब नया टॉपिक बात करते हैं और उसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसके बारे में समझिए। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, व्यक्तिकरण की घटना पढ़ लेते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो ऐड करवा देंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बट व्यक्तिकरण के बारे में समझते हैं क्योंकि कैलकुलेशन का टॉपिक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इनसे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। व्यक्तिकरण का मतलब होता है कि 2 कलाएं संबंध स्रोत एक साथ चलती, एक साथ अध्यारोपित होती है, इसी घटना को बोलते हैं व्यक्तिकरण। देखो बच्चों कैसी होती है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, एक तो ये लाइन, एक संबंधित दूसरी तरंग भी ऐसे चलती है। इन दोनों तरंगों का जो आयाम है वो भी इसी दिशा में चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये A1 है, ये A2 है,
तो ये जो दोनों की जो तरंग है वो a बराबर a1 प्लस a2, इन दोनों तरंगों के आयाम को ऐड कर देता है। दोनों तरंग एक दिशा में चलती हैं। ये समपोषी का भी व्यक्तीकरण है। एक होता है विनाशी। विनाशी में क्या होता है बच्चों, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है ऐसे, और इनका जो तरंग है ना वो ऐसे बीच में होता है। ये जो तरंग a है ना ये a1 माइनस a2, अगर ये तरंग a है तो ये तरंग क्या हो जाएगा a2, ये डिफरेंशियल हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये संपोषित तरंग भी बोलते हैं, ये विनाशी भी बोलते हैं। इसमें जो थीटा का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री होता है। ये एक दूसरे के क्या है विपरीत में है, तो इसका जो कोण है वो 180 डिग्री होगा। तो व्यक्तीकरण का मतलब होता है कि जब दो कला समन्त स्रोत है, दो कला मानी a1 a2 की जो दो कला कोण है वो एक साथ रूप से अध्यारोपित होती है, इसी घटना को बोलते हैं व्यक्तीकरण। और व्यक्तीकरण का गणितीय विश्लेषण ज्ञात करते हैं, तो देखिए ध्यान से बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं वो आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि माना कि दो कला तरंगों का आयाम a1 a2 है, a2 है। तब ध्यान से देखिए, फर्स्ट तरंग का जो है y1 की जो इक्वेशन है वो a1 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी क्यों आई ये भी समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिए कि यह आपका जो फलन है, ये फलन है 0 से लेकर, ये फलन है साइन थीटा का, ज्यावक्रीय है। अब थीटा का जो आपने कोणीय समय ज्ञात किया था, तो आपने ज्ञात किया था कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा इंटू टी, तो ओमेगा टी बराबर थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखा बच्चों ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन थीटा है इसको रख दिया साइन ओमेगा टी। ए क्या है a1 है, ये आयाम a1 आयाम, आयाम मतलब मूल बिंदु से जब कोई कण चलकर अधिकतम दूरी तय करता है उस वस्तु का वो आयाम कहलाता है। और ये विस्थापन की समीकरण होगी, विस्थापन की। इसी प्रकार दूसरी तरंग है y2, वो क्या जाएगी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर ये प्लस में क्यों आया, कि जब इन दोनों का कला कोण ज्ञात करते हैं तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इंटू फाइव, ये कैंसल, आपके पास फाइव कोण बच गया। तो दोनों के तरंगों के विस्थापन की जो कला कोण है वो फाइव है। इस तरह से इनमें क्या करते हैं फाइव कोण को ऐड कर देते हैं। इन दोनों समीकरण का एक साथ से परिणामी विस्थापन का मान ऐड करते हैं। देखिए बच्चों कैसे ऐड होता है, क्या हो रहा है देखिए, परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, तो y1 का मान क्या है a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो आपके पास सूत्र है ना बच्चों, ये सूत्र है साइन a प्लस बी, तो इसका सूत्र हो जाएगा साइन a कोज b प्लस कोज a साइन b, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र को फिल कीजिए आप, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कोज फाइव प्लस a2 कोज ओमेगा टी साइन फाइव, ये आपकी समीकरण नंबर हो जाएगी 3। अब आपको एक पार्ट अलग लेना है, ये साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो a1 प्लस a2 कोज फाइव, यहाँ से क्या जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस a2 कोज ओमेगा टी साइन फाइव, ये आपका पार्ट आ गया। ये आप रख सकते हो y बराबर। आगे देखिए बच्चों क्या कॉमन रख सकते हैं इसमें,
ये जो पोर्शन है ना, ये तो हो जाएगा आर कोस थीटा, तो A1 प्लस A2 कोस फाई, ये तो हो जाएगा आर कोस थीटा, A2 साइन फाई, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी बच्चों 4 और ये हो जाएगी 5। समीकरण नंबर 4 और 5 को मान रखते हैं किस में, समीकरण नंबर यहाँ से 4 मान लीजिए आप, या 4 मानोगे तो ये 5 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। 5 और 6 का मान समीकरण नंबर 4 में रखते हैं तो y का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों, आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 कोज, यहाँ से आर, आगे क्या आएगा साइन थीटा कोज ओमेगा टी, ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बच्चों, आर कॉमन आ जाएगा और क्या कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ से देखो बच्चों साइन ओमेगा टी आ रहा है, यहाँ से कोज ओमेगा टी आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये सूत्र हो जाएगा। तो इसका जो टोटल सूत्र है वो आ जाएगा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 7। कोई दिक्कत। अब अपन क्या करते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं, कैलकुलेशन को बढ़ते जाते हैं और समझते हैं। तो इस पार्ट को मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब कह रहा है कि समीकरण नंबर 5 व 6 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर 5 का वर्ग करो और 6 का वर्ग करो, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो गया। अब बच्चों में मिटाऊंगा भी, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि ये y2 का मान था और ये y1 का मान था, A1 साइन ओमेगा टी। इन दोनों समीकरण को एक साथ जोड़ दिया, इसमें a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, इस समीकरण को विस्तारित रूप से लिख दिया, साइन ओमेगा टी वाली पोर्शन को अलग कर दिया, कोज ओमेगा टी वाले पोर्शन को अलग कर दिया। कोज A1 प्लस A2 कोज फाइव, यह तो हो जाएगा आर कोस थीटा, A2 साइन फाइव हो जाएगा आर साइन थीटा। यह मान आप इस समीकरण में रखोगे तो ये आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मान बन जाएगा। तो अब मैं धीरे धीरे मिटाता जाऊंगा और ये स्टेप बाय स्टेप यूज करते जाएंगे। तो अब आगे क्या करना है बच्चों, 5 और 6, 5 और 6 का मानी ये बायां पार्ट का वर्ग इक्वल दाएं पार्ट का वर्ग करके लिखेंगे। क्या है, A1 A2 कोज फाइव का वर्ग प्लस A2 साइन फाइव का वर्ग, और यहां से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोष्टक साइन स्क्वायर कोज प्लस साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यह एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह तो 1 हो जाएगा और इसका सरल कीजिए आप, तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर कोज स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कोज फाइव प्लस A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बराबर आर का स्क्वायर। हम स्टेप को मिटा रहा हूं बच्चों नीचे से, ठीक है, ये समीकरण तक मिटा रहा हूं। तो अब इसमें देखिए A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर कोज स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कोज फाइव बराबर आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कोज फाइव बराबर आर का स्क्वायर। आर का जो परिणामी मान है वो क्या जाएगा, A का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कोज फाइव, और यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, अंडर रूट आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 8। इस तरह से आपने क्या किया, परिणामी आर का मान ज्ञात कर लिया। क्या किया आपने, इन दोनों के वर्ग को जोड़कर आपने ज्ञात कर लिया परिणामी आर का मान। अब ज्ञात करते हैं थीटा, कोण ज्ञात करते हैं, तो 6 में से 5 का भाग देंगे, तो समीकरण नंबर
6 में 5 का भाग देने पर। क्यों देंगे? क्योंकि आपको कोण चाहिए, तो कोण चाहिए तो क्या करेंगे, ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो ये राइट साइड वाले पोर्शन को लिखोगे तो क्या है, या तो ये लिख दीजिए A2 sin फाई A1 A2 cos फाई बराबर R sin थीटा R cos थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, A2 sin फाई A1 प्लस A2 cos फाई, ये आपका कोण हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 9। आपके पास में मान भी आ गया, आपके पास में कोण भी आ गया। अब आगे अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर मान ज्ञात करते हैं। समपोषी के लिए अलग मान ज्ञात करते हैं, विनाशी के लिए अलग ज्ञात करते हैं, इसकी तीव्रता और देखते हैं। तो नीचे वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, जो इनके मेन मान है वो मैं एक साइड में लिख कर इन्हीं के आधार पर अपन क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। एक तो ये समीकरण नंबर 8 और ये समीकरण नंबर 9, ये आपको काम में आने वाली है, तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ, बाकी के पोर्शन को मिटा देता हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनको थोड़ा सा समझिए, आगे इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके पास में R का परिणामी मान आ गया था। अब बात करते हैं तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता वो होती है I समानुपाती A का स्क्वायर। एक क्या है बच्चों, I तो है प्रकाश की तीव्रता, और A है आयाम। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, I बराबर K/A का स्क्वायर, ये समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण के आधार पे आपको मान रखना है। तो आर जब क्या रखोगे इसमें, ध्यान से देखिए बच्चों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि के स्क्वायर आएगा, ये आपका मान आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर नहीं है तो आप इसके ऊपर अंडर रूट है तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है। स्क्वायर की जगह I1 आ गया, I2 आ गया, 2 अंडर रूट I2 cos फाई, ये आपका मान आ गया। अब ये कह रहा है कि आपका ये जो मान है आने के बाद अब अपन क्या करते हैं, दो कंडीशन लेते हैं। एक तो लेते हैं समपोषी, एक लेते हैं विनाशी। तो फर्स्ट पार्ट होता है समपोषी व्यक्तीकरण। समपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है बच्चों, दो कला समन स्रोत, 1 2 3, ए ये आपका हो जाएगा A1, ये हो जाएगा आपका A2, और ये क्या आ जाएगा A बराबर A1 प्लस A2, ये 0 80। तो कह रहा है कि कोज फाई का जो मान है वो 0 डिग्री है, तो कोज 0 का मान हो जाएगा 1, तो इसका कोण हो जाएगा 2πn। n है वो नंबर है 1 2 3 4 n। तो अब ये जो मान है वो यहां से ज्ञात करते हैं, तो इसका जो आयाम ज्ञात करते हैं r, वो क्या आता है बच्चों, देखिए कह रहा है कि A1 A2, ये A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, ये कोज फाई। तो देखिए क्या आएगा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2 कोज 0, क्योंकि फाई का जो मान है वो कितना रख दिया बच्चों, 0, तो यह 1 हो गया। तो ये किसका सूत्र हो गया, R A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और ये मान कितने का आ गया, A प्लस डी का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर उठाएंगे तो R मैक्सिमम का जो मान है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये मान। अगर आप तीव्रता ज्ञात करते हैं टू का स्क्वायर, ये आपका मान हो जाएगा
कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, ऐसे भी ज्ञात कर सकते। यहाँ से वर्ग आएगा तो ये वर्ग हट जाएगा। अगर यहाँ आर से आएगा, ध्यान से देखिए, तो ये अंडर रूट आ जाएगा। और ये तीव्रता हट जाएगी। इसी तरह विनाशी व्यक्तीकरण में है, कोस फाई का मान -1, फाई का मान है, ये क्या होता है बच्चों? 2 पाई 2n+1 पाई, ये होता है। तो इसमें जो r है मिनिमम, वो तो माना जाता है a1 - a2, और i मिनिमम का जो मान है वो जाता है √i1 - i2, जैसे इस तरह से। इस विनाशी में क्या होता है, इसका डायग्राम, ये एक दूसरे से विपरीत चलती हैं बच्चों, ऐसे। ये विनाशी, ये तो हो गया a1 और ये हो गया a2। अब इनका जो परिणामी है a, परिणामी का मतलब ये हो जाएगा a बराबर a1 - a2। ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा a2 नेगेटिव, तो इसका अंतर आ जाएगा। ये विनाशी में क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा। अब बात करते हैं व्यक्तीकरण के अंदर इनकी टोटल तीव्रता का ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे आता है वो देखिए बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा, यह आपका आर का मान आ गया। तीव्रता आपको पता है कि वर्ग, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ के ले लिया, के का मान 1 रख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, i रख सकते हैं। यहाँ a1 स्क्वायर तो ये i1, इस तरह से क्या यहाँ आपने मान ले लिया। समपोज्य में क्या होता है, दोनों तरंगों का ऐड होता है। विनाशी में दोनों तरंगों का डिफरेंशियल होता है। यहाँ थीटा का मान 0 आता है, या थीटा का मान 180 डिग्री आता है। अब अपन तीव्रता के साथ में एक ग्राफ याद करते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से। आपकी जो समीकरण थी वो क्या थी बच्चों, एक तो r बराबर, एक तो यह समीकरण थी, एक तीव्रता की थी, ये थी, ठीक है। अब कह रहा है कि जहां I1 और I2 वो I0 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, I0 2 I0 cos phi, I बराबर 2 I0 cos phi। तो ये सब समीकरण ज्ञात करते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। 2 यहां से 2I0 1 प्लस cos phi, ये अपने मान ले लिया। ये मान जैसे आपने ज्ञात कर लिया, आगे देखिए क्या ज्ञात कर सकते हैं। 1 प्लस cos phi का मान होता है 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो ये i का मान हो जाएगा 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाई 2, तो ये हो जाएगा 4I का स्क्वायर cos phi बाई 2, ये i का मान आ जाएगा। अब कह रहे इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। इसका ग्राफ है वो यहां से लेते हैं, ये तरंग, ये 0 से है, ये 4 है, 4I0। अब कह रहा है कि इनके मध्य की जो दूरी है, तो I एवरेज, I मैक्सिमम, I मिनिमम बाई 2, 4I0 बट्टा 2, 2I0, तो ये तो जाएगा 2I0, ये हो जाएगा 0, और ये आपकी हो जाएगी तीव्रता का ग्राफ। इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है। अगर ये स्क्वायर में दे दिया हो, स्क्वायर में,
ऐसे ज्ञात कर दीजिए। ये आपके सामने स्टेप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से माना जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। यहाँ लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये लेमडा है तो ये लेमडा प्लस में है, ये 2 लेमडा, ये 3 लेमडा, ये माइनस में आ जाएगा उधर की साइड। ये इस तरह का एक ग्राफ आएगा। ये आपका एवरेज तीव्रता आ गई, आई बार या आई एवरेज याद करनी है तो 2I0 आपका माना जाएगा। इस तरह से ये आपको तीव्रता, संपोषी विनाशी व्यक्तीकरण है, आपका आयाम का मान है, तीव्रता का मान है, कोण है, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं तरंग प्रकाशी के बारे में। आपने कुछ चीज़ें सीखी, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स के माध्यम में बता दीजिए, या तो इसको दोबारा समझा देंगे। अगर इस डेरिवेशन में अगर आपको समस्या आ रही है तो एक बार आपको दोबारा अच्छी तरह से क्लियर करवा देंगे, कोई डाउट्स रह जाता है तब। नहीं, आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे उनको शेयर करें जो वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ में वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।